और चाय पर चर्चा में आइए सबसे पहले हम बात करते हैं तरक्की के उस एक्सप्रेसवे की जिसने नायाब इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल पेश की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। अब दावा किया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दिल्ली और गुरुग्राम के बीच की दूरी महज 25 मिनट में पूरी हो सकेगी। और 8 लेन वाला 19 किलोमीटर लंबा द्वारका एक्सप्रेसवे 4100 करोड़ की लागत से बना है। इससे दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट और गुरुग्राम बाईपास को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। ये शानदार और जानदार तस्वीर दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे की है। दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाला ये वो देश की प्रगति का मार्ग है जो अत्याधुनिक इंजीनियरिंग की नई मिसाल गढ़ रहा है। अभी तक राजधानी दिल्ली से 2 राज्य मार्ग जो है वो दिल्ली और गुड़गांव को, हरियाणा को जोड़ते थे। एक था NH8 और दूसरा मेहरौली गुड़गांव राजमार्ग। लेकिन ये तीसरा ऐसा राजमार्ग होगा जो दिल्ली और हरियाणा के बीच सीधा सीधा संपर्क बनाने में जो है काम किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। गुड़गांव से खिड़की दौला तक के हिस्से का उद्घाटन हुआ जो इस इलाके में आने वाली जनता की आवाजाही को सुगम बनाएगा। हालांकि एक्सप्रेसवे का दिल्ली वाला हिस्सा अभी बनाया जा रहा है। फिलहाल तो उम्मीद है कि द्वारका एक्सप्रेसवे के पूरा बन जाने से दिल्ली से गुरुग्राम सफर करने वालों को जाम के झाम से राहत मिलेगी। अगर दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे की खासियतों पर नजर डालें तो एक्सप्रेसवे के शुरू होने से यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे में कहीं सुरंग, कहीं अंडरपास, कहीं फ्लाईओवर तो कहीं फ्लाईओवर के ऊपर ही फ्लाईओवर शामिल होगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने में कुल 9000 करोड़ से ज्यादा की लागत आई, जिसे 4 हिस्सों में बांटकर तैयार किया गया। दिल्ली में 10 किलोमीटर का हिस्सा जबकि 18 किलोमीटर का क्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। ये देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है जो गुरुग्राम में खिड़की दौला टोल प्लाजा के नजदीक से लेकर दिल्ली के महिपालपुर में शिव मूर्ति के सामने तक बना है। इसकी लंबाई 29 किलोमीटर है, जिसमें करीब 19 किलोमीटर का हिस्सा गुरुग्राम में आता है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 20 लाख MT स्टील का इस्तेमाल किया गया, जो आईफिल टावर के निर्माण की तुलना में 30 गुना ज्यादा है। इस एक्सप्रेसवे पर यातायात की सुगमता और सुहावने सफर के लिए सुरक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया है, जिसमें एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, हाईटेक टोल मैनेजमेंट सिस्टम, CCTV कैमरा सर्विलांस समेत कई और अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। यानी द्वारका एक्सप्रेसवे के शुरू होने से IGI एयरपोर्ट के साथ कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही इस रास्ते पर रोजाना मिल रहे जाम की समस्या से राहत भी मिलेगी। वहीं इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से गुरुग्राम समेत NCR के मुसाफिरों को सहूलियत भरे सफर की सौगात मिलेगी। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट देश का नंबर 1 एयरपोर्ट है। लगातार इसकी सुविधाएं बढ़ाई जा रही है और धीरे धीरे इसका विस्तार भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में टर्मिनल 1 को एक्सपेंड किया गया है, जिससे वहां पहुंचे यात्रियों का सफर और आनंददायक होगा। खास बात यह है कि टर्मिनल 1 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि टर्मिनल के अंदर ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लाइट पहुंच सके। ये दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की नई तस्वीरें हैं। दरअसल IGI एयरपोर्ट की क्षमता और इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के मकसद से इसका विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में टर्मिनल 1 का विस्तार किया गया, जिसके बाद न सिर्फ इसकी खूबसूरती बढ़ गई बल्कि इसकी क्षमताओं में भी इजाफा हुआ है। इसके बाद हमारी ओवरऑल कैपेसिटी जो दिल्ली एयरपोर्ट की है वो 10 करोड़ पैसेंजर्स से ज्यादा की हो जाएगी साल में। तो हम दुनिया के टॉप 5 एयरपोर्ट्स की लिस्ट में आ जाएंगे जो कि जिनके पास 100 मिलियन से ज्यादा कैपेसिटी है। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से जिस हिसाब से हमारा एविएशन सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, हमारी ये उम्मीद है कि अगले 3 से 4 सालों में हम लोग ये कैपेसिटी भी एक्सीड कर जाएंगे। IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को पर्यावरण का ध्यान रखते हुए बड़ी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। टर्मिनल के अंदर ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लाइट हो, इसके इंतजाम किए गए हैं।
IGI टर्मिनल 1 की नई छत इस तरीके से बनाई गई है कि ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी अंदर आ सके। इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो सूरज की रोशनी है वो ज्यादा से ज्यादा इस टर्मिनल में आ सके। ग्रीन लैंड का भी खास ध्यान रखा गया है। रनवे के आसपास जो है वो ग्रीनरी बढ़ाई गई है। साथ ही नवीनतम जो टेक्नोलॉजी है, जो नए उपकरण हैं, उन्हें भी इस टर्मिनल में शामिल किया गया है। सेल्फ बैगेज ड्रॉप जो मशीनें हैं उनको 100 किया गया है, पहले 80 की क्षमता में थी। टर्मिनल 1 के अंदर खूबसूरत सेल्फी पॉइंट और पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं, जो यात्रियों को सुकून देंगी। सबसे राहत की बात ये है कि अब IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर आपको चेक इन टाइम की बचत होगी, जो आम दिनों में 35 मिनट का रहता था और व्यस्ततम दिनों में घंटा भर भी हो जाता था। वो अब महज 12 मिनट में पूरी हो जाएगी। जब यात्री इस टर्मिनल में आए तो वो जब एंट्री करे और चेक इन के जो पूरा समय लगे वो कम से कम 10 से 12 मिनट में यात्री अपना चेक इन कर ले। इससे पहले 20 से 30 मिनट यात्रियों को डीजी यात्रा के माध्यम से लगते थे, लेकिन अब उस समय को भी जो है वो ये जो टर्मिनल 1 का जो पूरा जो सिस्टम है वो कम कर देगा। और कोशिश की जा रही है कि जो यात्री हैं जो एयरपोर्ट पे आते हैं, लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, उन्हें यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिल सके। कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। और आपको बता दें कि सिर्फ दिल्ली और बाकी मेट्रो सिटीज ही नहीं बल्कि छोटे छोटे शहरों में भी एयर कनेक्टिविटी को बेहतर किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत 9,811 करोड़ की 15 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। अकेले उत्तर प्रदेश के 5 शहरों को नए एयरपोर्ट मिले हैं। आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती में नए एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ है। साथ ही दिल्ली, लखनऊ, पुणे, कोल्हापुर, ग्वालियर, जबलपुर और आदमपुर समेत 12 शहरों में नए टर्मिनल भवन जोड़े जा रहे हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 3 नए एयरपोर्ट के निर्माण की आधारशिला रखी गई। जाहिर है इन तमाम प्रोजेक्ट्स का लाभ आने वाले दिनों में दिखेगा और छोटे शहरों को भी बेहतर एयर कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी और वहां के विकास को भी रफ्तार मिलेगी। और अब बात अयोध्या के उल्लास की। अयोध्या में राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर तैयार होने के बाद वक्त है अब बाकी बचे निर्माण कार्य पूरे होने की। खबर यह है कि निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिससे प्रथम तल का निर्माण खास तौर पे इसी साल नवंबर तक पूरे होने की उम्मीद है। प्रथम तल पर राम के भव्य दरबार की स्थापना की जानी है। और इसके साथ ही अयोध्या में इस बार रामनवमी को भी खास बनाने की तैयारी है। अगले महीने 17 अप्रैल को रामनवमी के पावन अवसर पर रामलला के दिव्य दर्शन की तैयारी की जा रही है। तो कैसे होगा रामलला का दिव्य दर्शन, देखिए हमारी रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या नगरी राम भक्तों से गुलजार है। दर्शन के रिकॉर्ड बन रहे हैं और अब मंदिर निर्माण से जुड़ी एक और गुड न्यूज अयोध्या से आई है। बताया जा रहा है कि मंदिर का बाकी बचा निर्माण कार्य इसी साल के आखिर तक कर लिया जाएगा। खास तौर पर प्रथम तल अपने भव्य और दिव्य रूप में सबके सामने होगा। निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। पिछले 3 दिनों में जो निर्माण कार्य अलग अलग स्थान पर विशेष रूप से मंदिर, परकोटा और अन्य सुविधाओं के लिए है जारी है, उसकी समीक्षा हुई। विशेष रूप से प्रथम तल में जहां राजा राम का दरबार होगा, उसका निर्माण कार्य हम आश्वस्त हैं कि वह नवंबर तक पूर्ण हो जाएगा। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण 3 चरणों में हो रहा है, जिसका पहला चरण तो तय समय सीमा में पूरा कर लिया गया और अब दूसरे और तीसरे चरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसके तहत राम दरबार और परकोटे का निर्माण किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बनने वाले राम दरबार को इसी साल नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस साल राम नवमी पर श्रद्धालुओं को रामलला के अद्भुत दर्शन हो सकते हैं। इसके लिए खास तकनीक पर काम जारी है, जिसके जरिए राम नवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला के ललाट पर पड़ेंगी।
और जब ऐसा होगा तो सफेद संगमरमर से बने गर्भगृह में श्यामल मूर्ति के प्रतिबिंब और चबूतरे पर लगे नवरत्नों से निकलती रोशनी दर्शनार्थियों के सामने मनमोहक और शानदार दृश्य प्रस्तुत करेगी। रामनवमी पर सूर्य की किरणों से रामलला के अभिषेक की परिकल्पना तो मंदिर निर्माण की योजना में पहले से शामिल है। इसे अब साकार करने पर तेजी से काम जारी है। CBRI रुड़की के लोग इस पर काम कर रहे हैं, काफी काम उन्होंने किया है। निर्माण के अनुसार ही ये काम आगे बढ़ेगा। प्रथम तल के निर्माण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आकलन किया है। अब वो टाटा और L&T के साथ मिलकर के बात करेंगे कैसे इसको अब की चैत्र रामनवमी में कितना स्वरूप पूरा करके दिखाया जा सकता है कि नहीं दिखाया जा सकता है। इसके साथ ही अगले साल तक मंदिर परिसर में सभी रास्तों का भी निर्माण पूरा कर लिए जाने का प्रयास है, ताकि श्रद्धालुओं को कुबेर टीला और सप्त मंडपम के दर्शन में भी सुविधा हो। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तीर्थ यात्री सेवा केंद्र बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है, ताकि रामलला के दर्शन के लिए आने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। त्रिपुरा में आज श्रृंगेरी बालाजी मंदिर का उद्घाटन हुआ है। इसी के साथ मंदिर के जरिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य के दर्शन को विश्व के सामने रखा गया है। लंबे वक्त से इस मंदिर का लोकार्पण भक्तों का इंतजार था। जाहिर है त्रिपुरा के उनाकोटी जिले में शारदा पीठ का ये नव्य और भव्य मंदिर आस्था का नया केंद्र है। उनाकोटी भगवान शिव की भूमि के तौर पर प्रसिद्ध है और यहाँ धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। श्रृंगेरी बालाजी मंदिर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह और नागालैंड के गवर्नर समेत कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। मनाली में बर्फ के बीच मैराथन का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और खास बात यह है कि सर्दी में भी इन धावकों का जोश हाई नजर आया। देखिए, 4 कैटेगरी में हुई इस प्रतियोगिता में 200 से ज्यादा धावकों ने हिस्सा लिया। मनाली स्नो मैराथन में आर्मी के एथलीट्स का दबदबा रहा। बर्फ को रौंदता जीत का जज्बा, जोश ऐसा कि बर्फीली पहाड़ी भी बन गई मैदान। ये तस्वीर है मनाली में आयोजित स्नो मैराथन की। फिसलन और एलिवेशन के बीच जीत हासिल करने वाली डोलमा के सपने भी बड़े हैं। डोलमा चाहती हैं कि दौड़ में वो भारत का प्रतिनिधित्व करें। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लास्ट ईयर प्लेन में था थोड़ा सा, तो आज थोड़ा सा एलिवेशन था ज्यादा और स्नो भी थोड़ा वो था, फ्लैशी था, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ। फिर भी हो गया अच्छे से। कईयों के लिए ये सिर्फ एक मैराथन नहीं बल्कि चुनौतियों के मैदान को पार करने का मौका भी था। कुछ ऐसी ही कहानी फुल मैराथन में चौथे स्थान पर आने वाले रिटायर कैप्टन सुरेश की है। करगिल युद्ध में 6 गोलियां लगने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खुद को तैयार किया और इस मुश्किल मैराथन में चौथा स्थान हासिल किया। 6-7 बुलेट लगे थे, तो मैंने सोचा कि मैं अभी दोबारा ग्राउंड में नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन मैंने अपना वही कमांडो स्कूल में, NSG में और स्पेशल फोर्स में काफी लोगों को ट्रेनिंग दे करके भी मैंने फिर हिम्मत हार नहीं मानी और उसके बाद भी लगने के बाद मैं स्पोर्ट्स में ही भर्ती हुआ था। रीच इंडिया और हिमाचल पर्यटन विभाग ने दरअसल यहाँ स्नो मैराथन का आयोजन किया। 42 किलोमीटर के फुल मैराथन में सेना के शाबिर हुसैन ने बाजी मारी। वहीं दूसरी ओर महिला वर्ग में तेंजिन डोलमा ने जीत हासिल की। हाफ मैराथन में भारतीय सेना के सेवांग नांगदन और महिला वर्ग में हेमलता ने बाजी मारी। वहीं 10 किलोमीटर की रेस में जिगमेट स्टबडन विजेता बने। महिला वर्ग में साक्षी को पहला स्थान मिला। वहीं 5 किलोमीटर की स्पर्धा में अरमान ठाकुर ने बाजी मारी। मुश्किल हालात और बर्फीली चुनौतियों को पार करने वाली इस प्रतियोगिता में रोमांच से भरे जज्बे कई कीर्तिमान दर्ज हुए। हिमाचल के मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।